ठीक है। अब 24 घंटे में से 95% टाइम राइबोसोम्स का फंक्शन, आई होप आपको पता होगा क्या फंक्शन होता है, इनका काम होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्रो। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 MCQs क्वेश्चंस। चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी दूसरे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि ये जो सारे के सारे सवाल आज मैं आपको कराने वाली हूँ, ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, या फिर उस टॉपिक से ये क्वेश्चंस है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चाहे आप इन क्वेश्चंस को लिख लो कहीं पे, या जो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन मैं आज आपको पूछने वाली हूँ उसको बहुत अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट आज के इस सेशन की। सबसे पहली चीज, अगर आप पहली बार फार्मेसी इंडिया प्रो की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन करना है अपनी तैयारी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फार्मेसी इंडिया ऐप को सर्च करिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर चाहे आप एंड्रॉयड में डाउनलोड करना चाहें या फिर जो एप्पल फ़ोन है उसके अंदर। इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.pharmacyindia.co.in। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपके एग्जाम से रिगार्डिंग, क्विजेस यहाँ पर होते हैं, जॉब अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, चाहे सेमेस्टर एग्जाम के हो या फिर किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एंड विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली सब्जेक्टिव ब्लॉग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, एंड जो भी कॉलेज की डिटेल्स आप लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बेसिकली एक ऐसा ओनली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया प्रो के जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सबका लिंक दिया गया है, इधर इट इज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको दी गई है। ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि PDFs, इसके अलावा अपडेट्स, कब किसकी क्लास है, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है फार्मेसी इंडिया के सारे जो YouTube चैनल्स हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब ये क्या क्या हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए है, देखो, अगर आप खाली सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, या फिर जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको कंप्लीट करना है, तो फार्मेसी इंडिया प्लस पर आप देख सकते हैं। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फार्मेसी इंडिया का जो मेन यूट्यूब चैनल है विच इज़ फार्मेसी इंडिया, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें, सारे एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाती है, क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी वगैरह, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एंड जॉब से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो फार्मेसी इंडिया जॉब, ये एक चैनल है जिस पर आप देख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट आज के इस क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सवाल हमसे पूछा है, द फेज इन विच 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ DNA आर फॉर्म्ड इज। अब देखो, सेल साइकिल में टोटल 4 फेजेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? पहला G1, दूसरा S, तीसरा G2, एंड देन यहाँ पर होता है हमारे पास, दिस इज फुल M फेज। M फेज की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि DNA का रेप्लिकेशन एक्चुअल रेप्लिकेशन से पहले होता है, ठीक है। इसमें कुछ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलीज डिवाइड हो जाती हैं। S फेज के अंदर मान लो कि G1 फेज के अंदर DNA की कॉपी 2N है, ठीक है, तो S फेज के अंदर इसकी जो कॉपी हो जाएगी वो है 4N, यानी यहाँ पर DNA रेप्लिकेट हो जाता है।
ठीक है, इसमें नहीं हुआ। ये डीएनए का रेप्लिकेशन इस फेज के अंदर होता है, सिंथेटिक फेज के अंदर। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक फेज। ठीक है, एंड देन इसके बाद 4n यहां पर रहेगा, 4n ही यहां पर रहेगा, मतलब खाली डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है दैट विल अकर्स इन दी एस फेज विच इज सिंथेटिक फेज। ठीक है, G1 फेज के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज डिवाइड होंगी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाता है, ये सब कुछ होगा। G2 फेज के अंदर बाकी की बची हुई सेल ऑर्गेनेलीज डिवाइड होती है। M फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यानी देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे शादी की तैयारी में तो लगे इतने महीने इतने दिन लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल शादी एक दिन में निपट जाती है। ठीक है, एक दिन भी पूरा नहीं लगता है ना। सेम एज यहाँ पर है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब 24 घंटे में से 95% टाइम प्रेपरेशन में ही चला जाता है भाई, बाकी का 5% में एक्चुअल सेल डिवाइड होता है। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी करने में 1 साल लग जाता है, लेकिन एक दिन में भी 3 घंटे होते हैं मैक्सिमम जिसमें आपको एग्जाम देना होता है पूरी तैयारी का। सेम एज यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एस फेज। क्लियर, चलिए यहाँ भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इस फेज के अंदर, ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, क्रोमोजोम अगर कोई आपसे पूछे तो क्रोमोजोम जो डिवाइड होता है वो नेक्स्ट फेज के अंदर होगा, इसमें नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड। अब एक चीज याद रखिएगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन शायद आपके काम आएगी आगे। आरएनए या फिर एंजाइम के बारे में लिखो पहले। एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स, केमिकली प्रोटीन्स। अब आप कहोगे कि मैं आरएनए में एंजाइम के बारे में क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम ऐसी चीजें होते हैं जिसके अंदर एंजाइम के साथ आरएनए प्रेजेंट होता है, और एंजाइम है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जरूर होगी, है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आरएनए में एंजाइम के बारे में क्यों बताया। आंसर इज राइबोजाइम। इसके अलावा और भी देख लीजिए, जैसे एमआरएनए है, एसएनआरएनए है या फिर आरआरएनए है, इनकी कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती है, ये खाली ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। बट जो राइबोजाइम है, दिस एक्चुअली वर्क्स एज एन एंजाइम, नाम में ही एंजाइम है भाई। ठीक है, तो आंसर इज राइबोजाइम, जो कि आरएनए प्लस जो आपका एंजाइम है उससे मिलकर बनेगा। राइबोजाइम इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सिमिलर टू अ प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, यही चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स शायद से सबको पता ही होगा क्या होते हैं। प्रो मीन्स जो प्रिमिटिव है, जो पहले आए, तो इतने अपडेटेड वो नहीं है। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया में जो चीज पहले आई है दैट इज नॉट अपडेटेड एज मच एज वी आर। क्लियर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फोन की बात कर लें, पहले नोकिया था। नोकिया कोई टच स्क्रीन फोन नहीं था, बट अब एंड्रॉइड है, आईफोन है आप लोगों के पास, वो टच स्क्रीन है। तो जो चीज प्रिमिटिव है, जो चीज पहले आती है, वो उतनी अपडेटेड नहीं होती है ना। तो प्रोकैरियोट्स भी कुछ कुछ ऐसे ही है। The nucleus is not bounded by a nuclear membrane. The cell wall contains peptidoglycan. 80s ribosomes are distributed in the cytoplasm. It is haploid in nature. सवाल आपसे पूछा गया है कि not true. तो मेरे हिसाब से आपको सही आंसर मिल ही गया होगा कि जो हमारे पास राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वो इसके अंदर 70s प्रेजेंट होंगे, 80s नहीं। ठीक है, इसके चलो और ऑप्शंस के बारे में भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इट इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चीज आपको बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि जब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेवलप नहीं है, कवर्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही आ जाती है दैट बिकम्स न्यूक्लियस।
ठीक है। सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन, एग्जैक्टली सही है। इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बट राइबोसोम्स जो होंगे यहाँ पर वो होते हैं 70s। राइबोसोम्स का फंक्शन आई होप आपको पता होगा, क्या फंक्शन होता है इनका, काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 80s राइबोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 70s राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 यूनिट से मिलकर बनते हैं, 50 एंड 30 नॉन एडिटिव यूनिट्स होती हैं, तो जोड़ने मत लग जाइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के रिगार्डिंग कौन सी एक स्टेटमेंट है जो सही लिखी हुई है? इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल। मेरे हिसाब से सारी चीजें सही है। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट भी होता है, ब्रेन भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि सेल कब डिवाइड कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डाई हो जा रहा है, सब कुछ यही कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा डीएनए यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सब कुछ स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा देखो, न्यूक्लियस एक बहुत ही डेंस पार्ट होता है सेल में, है ना, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर्स, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ देयर। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। साइट जो आपका लाइसोसोम्स है, वहां पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इन एंजाइम्स का नेचर है हाइड्रोलाइटिक। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है तो मेरे पास इसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम होगा अमाइलेज। अगर मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो इसके लिए मेरे पास एंजाइम होगा पेप्सिन। लिपिड के लिए लाइपेज, है ना, या न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज। तो ये हमारे लिए बुरी चीजें नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाओगे, काम की चीजें हैं। बट अगर किसी बीमारी की वजह से या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि लाइसोसोम के एंजाइम्स को ये पता ही ना चले कि भाई वो डाइजेस्ट किसको कर रहे, वो खुद ही की ही सेल्स को, खुद ही की ही चीजों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे लाइसोसोम मतलब जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी में ही छेद कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन बन जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसमें वो ये डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि भाई कौन सी चीज है जिसको डाइजेस्ट करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, अंधाधुंध वो डाइजेशन का प्रोसेस करते रहते हैं, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। दैट इज वाई लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्लियर हो गया है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, ये चीज आपको शायद से पहले से ही पता होगी, है ना, कोई नई चीज नहीं थी ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या सब कुछ है। ओके, आंसर ऑलरेडी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रॉम ऑफ द सेल? अच्छा, सेल के बाहर या सेल के अंदर अगर किसी भी चीज को जाना है, किसी भी चीज को बाहर आना है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ सेल विच इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मुंह उठा कर जाओगे और सेल उसको एंट्री दे भी देगा ना, ऐसा नहीं होगा। पहले सेल का जो मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करता है ना, वो डिसीजन लेगा अपना कि हाँ आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, इस तरीके से। चलो, विच टाइप ऑफ मूवमेंट अकर्स व्हेन द सोडियम पोटेशियम पंप इज यूज्ड? अब क्या मूवमेंट होती है, सोचो जरा। सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है, सोडियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, मतलब यही है क्वेश्चन, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इतना आसान सवाल है। खैर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो सोडियम आयंस है वो तो सेल के बाहर मूव करते हैं, और जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर की तरफ मूव करते हैं, तभी आपका जो पूरा का पूरा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एलिजिबल होगा, या फिर ये कह लीजिए कि वो तभी काम कर पाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कॉमनली
रेफर टू एज सेल ड्रिंकिंग। अब इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं? इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर छोटा सा एक पिट पहले बनेगा और यहाँ से जो भी लिक्विड पार्ट है उसको ये इस तरीके से एनगल्फ कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ये एक तरीके से जो एंडोसाइटोसिस है, जिसके अंदर सेल्स के अंदर चीजों को खींचा जाता है, उसी का ही एक टाइप है, ठीक है। और जो फेगोसाइटोसिस है उसको हम लोग सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह को एनगल्फ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनेली फंक्शंस इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली बहुत ही फेमस है जो कि सेल रेस्पिरेशन में जो सेल्यूलर प्रोसेस होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी अपैरेटस, शायद ये मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे सेल के अंदर 10 रिएक्शंस फॉर एग्जांपल हो रही है तो उसमें से 8 रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसीलिए इसके हमारा मेन मकसद जो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, चाहे आप कैसे भी करो आप, तो वो जो फॉर्मेशन होगा एटीपी का वो हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Which type of joint lies between the atlas and the occipital lobe? कौन सा एक ऐसा जॉइंट है जो एटलस और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में होता है? पहले ये समझो कि व्हाट इज एटलस। एटलस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। और ऑक्सीपिटल जो बोन है वो यहाँ पर पाई जाती है इस वाले पार्ट में, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होगा वो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, जो कि एक तरीके से साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट की हेल्प से आप बेसिकली अपना जो हेड है उसको रोटेट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसकी हेल्प से कर पा रहे हैं। क्लियर? तो ये एक तरीके से साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट, formation of somatic embryo or embryogenic tissue directly from the explant without the formation of an intermediate cellus phase is called, आपके सामने ऑप्शंस में पहले बता देती हूँ। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनिक रिस्पॉन्स, सेलस फॉर्मेशन, डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, प्री मैच्योर जर्मिनेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक्स प्लांट से आप डायरेक्टली सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई सेलस फेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर? इजी है भाई, सेलस इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट ही फॉर्मेशन होगा ना, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, tendon is a specialized connective tissue, cartilage is a loose connective tissue, adipose tissue is a dense connective tissue। देखो दो ऑप्शंस में वैसे इसमें से रिमूव कर देती हूँ, पहला है ये, दूसरा है ये। दोनों स्टेटमेंट एकदम गलत है। टेंडन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो ये तो वैसे ही कट गए। अब एरियोलर एंड एडिपोज आर द एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो चाहे ये हो, दोनों लूज ही है, लेकिन इसमें डेंस दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। ये चीज़ याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। लूज के अंदर एरियोलर एंड एडिपोज, डेंस के अंदर रेगुलर, इरेगुलर, स्पेशलाइज्ड के अंदर ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज, ये तीनों चीजें आती हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? इजी है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। लिगामेंट इज मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, इन इलास्टिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, या फिर नन ऑफ द अबव। लिगामेंट क्या है? टेंडन एंड लिगामेंट आर द टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो इसके अंदर जो टेंडन है ये एक तरीके से एक बोन के साथ जोड़ेगा, बोन को मसल के साथ जोड़ेगा, और जो लिगामेंट है वो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ेगा, बोन टू बोन। बस आपसे अब ये पूछा गया है कि ये किस तरीके का
फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनता है। तो जो लिगामेंट है ये एक प्रकार से जो मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू है इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं येलो की बात करूँ तो इसके अंदर ये चीज़ नहीं आती। वाइट फाइब्रस टिश्यू की हेल्प से ही आप एक बोन को दूसरी हेल्प से जोड़ते हैं, दूसरी बोन से जोड़ते हैं, है ना। तो मतलब जॉइंट की हेल्प से जोड़ेंगे तो उसके अंदर लिगामेंट इन्वॉल्व होता है विच इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास है द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इज कॉल्ड। अभी अभी बताया, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम किसका है? लिगामेंट का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियस सी बात है, टेंडन का काम होता है बोन टू बोन, मैंने उल्टा बोल दिया। टेंडन का काम होता है बोन टू मसल, लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन। नर्वस टिश्यू यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, नर्वस टिश्यू में काम करेगा, और ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है। इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि जो टेंडन होता है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा आपके एक बोन को मसल के साथ कनेक्ट करने के लिए। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्जन ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar epithelium in chronic bronchitis and bronchiectasis to another type of epithelium is an example of which type of metaplasia? मेटाप्लेसिया अगर आप नहीं जानते हैं तो ये होता है रूप बदलना। ठीक है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो बीमारी से बचने के लिए रूप बदलते हैं या बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके साथ कोप अप करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, इच्छाधारी होते हैं वो। ठीक है, दिस प्रोसेस इच्छाधारी वाला, दिस इज कॉल्ड मेटाप्लेसिया। अब आपसे यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस प्रोसेस में सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम कन्वर्ट होते हैं इनटू दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियम में, वो कौन से मेटाप्लेसिया का एग्जाम्पल है? स्क्वैमस, कॉलमनार, ओसियस या फिर कार्टिलेजिनस। देखो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आंसर जो इसका हो जाएगा दैट विल बी कॉलमनार मेटाप्लेसिया, जिसके अंदर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एपिथेलियल टिश्यू करेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं बोला। खाली इतना याद रखिएगा कि एक प्रकार से जो टिश्यू है वो दूसरे टाइप ऑफ सेम टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो समझ आया कि व्हाट इज मेटाप्लेसिया। अरे बीमारी से बचने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठाना ही पड़ेगा ना, तो वो अपना रूप ही बदल लेता है, ये चीज होती है। Which of the following signal molecule is not used for extracellular signaling? What is extracellular signaling? मतलब ये मेरे पास एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर मुझे कोई मैसेज भिजवाना है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग, एक सेल से दूसरे सेल पे। ठीक है, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, साइक्लिक, एएमपी या फिर नन ऑफ द अबव। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग के लिए कौन सा यहां पर इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा जो यहाँ पर यूज नहीं होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ नहीं, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यूज होता है, यहाँ यूज नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन में क्या होता है कि एक सेल से आप इंफॉर्मेशन को बाहर की तरफ भेजते हैं। एंडोक्राइन तो आपको पता ही होगा, हार्मोन्स जैसे काम करते हैं, लेकिन साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है जो इंट्रासेल्युलरली काम करता है। ठीक है, मतलब सेल्स के अंदर ही आपको मतलब सेल्स के अंदर ही अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है तो उसके लिए हम साइक्लिक एएमपी का यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टिश्यू विच हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी? कौन करेगा भाई सपोर्ट? मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव या फिर एपिथेलियल? सोचो जरा, क्या नर्वस टिश्यू तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है? नहीं। क्या मस्कुलर टिश्यू ऐसा कर रहा है? नहीं।
क्या कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है? जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से आपकी बॉडी को सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी जाती है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू तो कवरिंग है, ठीक है, छिलका है, वो आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का, आपकी पूरी बॉडी का, तो वो आउटर कवरिंग बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कुशन की तरह काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट्स वगैरह में हेल्प करेगा। एंड नर्वस टिश्यू तो है ही नर्वस टिश्यू। The tissue present in the lining of kidney tubules and ducts of salivary gland is। अब देखो, आपको टिश्यू का जो लोकेशन है वो उसके फंक्शन से याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको चीज़ों को एक साइड से दूसरी साइड पहुंचाना है। सेम है सेलिवरी ग्लैंड के अंदर भी। तो बहुत बड़ा या बहुत ही मोटा टिश्यू यहाँ काम नहीं करेगा, है ना। तो ऐसी जगह पर जहां पर आपको एक साइड से चीजों को दूसरी साइड पहुंचाना होता है, वहां पर काम करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। इसके अलावा स्क्वैमस तो सिंपली जहां पर चीजों को रिलीज करना हो वहां पर काम करेगा, एक्सचेंज करना हो वहां काम करेगा। ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स के अंदर वगैरह वहां पर प्रेजेंट होता है। कॉलमनार भी यहाँ नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन सी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि बहुत मोटी लेयर आपको यहाँ पर काम नहीं करवाना है उससे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलमनार की अगर मैं बात करूं कि कॉलमनार क्यों यहाँ नहीं आया, कॉलमनार में जो सेल्स होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, लंबी होती है, या आप कह लो कि उनका साइज क्यूबॉइडल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, इसीलिए वो यहाँ काम नहीं करती है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। branched muscle fibers connected by oblique bridges are unstriated muscle fibers। striated muscles ये मैं बनाकर दिखा देती हूँ, कार्डियक या फिर स्केलेटल। देखो, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं और वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होंगी। ये जो मसल मैंने बनाई है, दिस इज अ टाइप ऑफ कार्डियक मसल, है ना। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है कार्डियक मसल फाइबर का। इसके अलावा अगर मैं स्मूथ या फिर स्केलेटल की बात करूं तो वहां पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ इसी के पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है इंटरकैलेटेड डिस्क वगैरह की। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड नर्व्स एंड बोन मैरो, या फिर ऑल ऑफ दीज। सवाल पूछा गया है कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो किसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, which is present in very large quantity and it is found in all of these things। चाहे आप स्किन एंड मसल्स के बीच में बात करें, ब्लड वेसल्स के चारों ओर बात करें, नर्व्स एंड बोन मैरो के भी चारों ओर बात करें, हर जगह ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यही थे सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास के। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें भी हम इसी तरीके से और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे बायोकेमिस्ट्री के हों या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्रो।